सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 1। तो शुरू करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट हम बेसिक टर्म्स देखेंगे। फर्स्ट टर्म है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। आपको सेल का स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है और सेल के फंक्शन की स्टडी करनी है, उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। नाउ नेक्स्ट टर्म है आपके पास सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सेल। सेल के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना है, सेल के फंक्शन को भी स्टडी करना है, और सेल की क्या क्या लाइफ हिस्ट्री रही है उसको भी आपको स्टडी करना है। उसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में सिर्फ लाइफ हिस्ट्री का ही डिफरेंस है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक साइंटिस्ट के बारे में, रामाचंद्रन जी। उन्होंने हमें कोलेजन प्रोटीन के बारे में बताया था, जो कि क्या होता है, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप सभी को पता होगा डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है डबल हेलिक्स। ऐसे आपका प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्रिपल हेलिक्स। ही टेल्स अस, उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोला था, रामाचंद्रन प्लॉट बोला था। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल पे चलते हैं। आई होप ये तो आप लोगों को पता ही होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। प्लांट सेल पे चलते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा है प्लांट सेल का। इसमें जो आपको स्पीच में सर्कल दिख रहा है वो है न्यूक्लियस। उसके बाद जो ग्रीन कलर की आउटलाइन है वो आपकी है सेल मेम्ब्रेन। देन आपकी जो ग्रीन कलर और सर्कल के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो आपकी पिंक कलर की आउटलाइन है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है बट एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेल वॉल जो कि होता है नॉन लिविंग पार्ट, और एक होता है प्रोटोप्लास्ट जो होता है लिविंग पार्ट। नाउ प्रोटोप्लास्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेल मेम्ब्रेन और एक होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अलग चीज है और प्रोटोप्लास्ट अलग चीज है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग पार्ट है और प्रोटोप्लाज्म भी लिविंग पार्ट है। नाउ प्रोटोप्लाज्म भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। होप आपको ये सभी समझ में आया होगा। नाउ वी स्टार्ट करते हैं। एनिमल सेल इज अ नेचुरल प्रोटोप्लास्ट। एनिमल सेल को नेचुरल प्रोटोप्लास्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और सेल वॉल कैसा होता है, हमारा नॉन लिविंग पार्ट। इसीलिए एनिमल सेल को नेचुरल प्रोटोप्लास्ट कहा गया है, क्योंकि उसमें किसी भी टाइप का कोई नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है। Now, cytoplasm arena of metabolic reaction which represent living state of the cell. जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। और वो सारी रिएक्शंस आपकी सेल को लिविंग स्टेट में रहने का काम करती है। इसलिए आपकी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, ताकि वो सेल को लिविंग स्टेट में रख सके। अब प्रोटोप्लास्ट इज मैंडेटरी फॉर लिविंग सेल। प्रोटोप्लास्ट लिविंग सेल के लिए मैंडेटरी। अगर आपकी लिविंग सेल में प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है दैट मीन्स वो लिविंग नहीं है ना। अब हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था। उनका नाम है रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी ऑफ सेल जो कि क्या थी, नॉन लिविंग में थी। अब इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन्होंने कौन से ईयर में सेल की डिस्कवरी की थी। नाउ अनदर साइंटिस्ट एंटोन वॉन लेवेनहुक, जिन्होंने फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल, जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा और डिस्क्राइब किया था। अब उन्होंने कहाँ कहाँ देखा था और डिस्क्राइब किया था? फर्स्ट देखा था आरबीसी, ह्यूमन स्पर्म में एंड बैक्टीरिया में। उन्होंने ये सारी ये लिविंग सेल्स उन्होंने देखी थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की थी, और एक और डिस्कवरी की थी इन्होंने, ब्राउनियन मूवमेंट। वो होता है आपकी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इनका भी ईयर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट थे दोनों अपना अपना काम सेपरेटली कर रहे थे। एक का नाम था मैथिस स्केल्टन एंड एक का नाम था थियोडर स्वान। मैथिस स्केल्टन जो थे वो थे जर्मन बॉटनिस्ट। 1838 में उन्होंने उनका वर्क स्टार्ट किया था। और थियोडर स्वान जो थे वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जिन्होंने अपना वर्क कब स्टार्ट किया था, 1839। अब हम स्केल्टन के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने बोला था ऑल प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट। मतलब जितने भी प्लांट है वो किससे बनते हैं, सेल और सेल प्रोडक्ट। सेल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। अब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने बोला था अ थीन कवरिंग प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इन्होंने बोला था कि इस एनिमल सेल में एक थीन सी कवरिंग प्रेजेंट होती है। अ थिक कवरिंग प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और प्लांट सेल की में एक थिक कवरिंग प्रेजेंट होती है। एनिमल एंड प्लांट बॉडी आर फॉर्म बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट। एनिमल और प्लांट की बॉडी कैसे फॉर्म हो रही है, सेल और सेल प्रोडक्ट से। बाद में जाके हमको पता चला कि जो थिन कवरिंग एनिमल सेल में है वो क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और थिक कवरिंग प्रेजेंट इन प्लांट्स सेल, वो हमें बाद में जाके पता चला कि वो क्या है, सेल वॉल। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बेसिक यूनिट होती है, जो कि आप क्या होती है, सेल। ऑर्गेनिजम्स को कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मींस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्यूलर मींस जिसकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हो, मेनी सेल्स। मल्टी सेल्यूलर मतलब एक से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है इनका, परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब ये फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, फ्रीली रहते हैं, परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन, एक ही सेल से जितने भी इनके एसेंशियल फंक्शन हैं डेली लाइफ के वो सारे ये एक ही सेल से परफॉर्म करते हैं। Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. अगर सेल के स्ट्रक्चर में कुछ भी कमी हुई तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं करता है, मतलब फिर वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएगा। अब इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या रहा है, वायरसेस। वायरसेस क्यों, क्योंकि वो एसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ड्रॉबैक क्या है इसका, डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। इन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि आपकी न्यू सेल कैसे फॉर्म हो रही है। नाउ हम मॉडर्न सेल थ्योरी पे चलते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी या फिर फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय डॉल्फ विक्रो। ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ऑमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मीनिंग होता है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो आपकी न्यू सेल्स जो बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग जो पुरानी सेल है वही डिवाइड होकर आपकी न्यू सेल्स बना रही है। इसका और आगे जो आपको डिटेल पोर्शन है वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। डेफिनेशन ऑफ सेल है ये। ओवरव्यू ऑफ सेल। अब हम कुछ सेल के शेप्स ऑफ द सेल्स देखेंगे और साइजेस भी देखेंगे। फर्स्ट जो आपको दिख रही है वो है रेड ब्लड सेल्स। इसका शेप कैसा होता है, राउंड एंड बाई कॉनकेव। सेकेंड है वाइट ब्लड सेल्स। इसका शेप आपको देखने के लिए मिलता है अमोबॉइड। और थर्ड आपको दिख रही है कॉल्यूमिनल एपिथेलियल सेल्स। इसका शेप आपको देखने के लिए मिलता है लॉन्ग एंड नेरो। थर्ड है नर्व सेल, जिसका शेप आपको देखने के लिए मिलता है ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। उसके बाद आपको दिख रही है अ ट्रैकेट, जिसका शेप होता है इलोंगेटेड। और लास्ट में आपको दिखने के लिए मिल रही है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स का शेप होता है राउंड एंड ओवल। अब हम सेल की साइज पे चलेंगे। फर्स्ट है माइकोप्लाज्मा।
जिसकी साइज है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। स्मॉलेस्ट सेल होती है विदाउट सेल वॉल। ये एक्सेप्शन है प्लांट किंगडम का, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए हम इस सेल को बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। पूरे प्लांट किंगडम में यही एक ऐसी सेल है जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। नाउ पीपीएलओ मीन्स प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनका साइज क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। टाइपिकल बैक्टीरिया का साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। वायरसेस का साइज होता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होती है आपकी, उसका माइक्रोमीटर में कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल होती है 10 to 20 माइक्रोमीटर। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो होता है सिंगल आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल। अगर आपसे लार्जेस्ट सेल के बारे में पूछेंगे तो आपको ऑस्ट्रिच एग पे टिक करना है। इफ अगर लॉन्गेस्ट सेल पूछे तो वो होती है आपकी नर्व सेल। नाउ अब हम इसकी एनसीईआरटी एक बार से रीड कर लेते हैं। यूनिट 3 दे रखी है ये आपकी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी किसकी स्टडी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी. It is cell theory that explain emphasized the unity underlying this diversity of forms. ये सेल थ्योरी है जिसने बताया था कि इतनी सारी डाइवर्सिटी कैसे फॉर्म हो रही है। The cellular organization of all living forms, a description of cell structure and cell growth by division is given in the chapter comprising this unit. Cell theory also created a sense of mystery around living phenomena, physiological and behavioral process. The mystery was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed. In studying and understanding the physiological and behavioral process, one can take a physiochemical approach and use cell-free system to investigate. This approach enable us to describe the various processes in molecular terms. The approach is stabilized by the analysis of living tissue for element and compound. It will tell us what type of organic compound are present in living organism. In the next stage, one can ask the question, what are this compound doing inside a cell, and in what way this carry out gross physiological process like digestion, excretion, memory, defense, recognition, etc. In other words, we answer the question, what is the molecular basis of all physiological process. It can also explain the abnormal processes that occur during any diseased condition. This physiochemical approach to study and understand living organism is called reductionist biology. ये आपको मार्क करना है। द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। फिजियोकेमिकल अप्रोच को जब हम एक साथ स्टडी करते हैं तो उस बायोलॉजी को हम जो क्या बोलते हैं? रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। The concept of technique of physics and chemistry are applied to understand biology. In chapter 9 of this unit, a brief description of biomolecule is provided. ओके अब हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इग्नोर द पिक्चर ऑफ जी.एन. रामाचंद्रन जी, ये ब्लर हो गई है। जी.एन. रामाचंद्रन जी 1992 से 2001 तक का इनका जर्नी रहा है। जी.एन. रामाचंद्रन an outstanding figure in the field of protein structure, was the founder of Madras School of conformational analysis of biopolymers. His discovery of triple helical structure of collagen published in Nature in 1954. ये आपको मार्क करना है कि इन्होंने कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिक्स के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी करी थी। पब्लिश्ड इन्होंने किया था नेचर में इन 1954 एंड हिज एनालिसिस
of the allowed conformations of protein through the use of Ramachandran plot. और इन्होंने उसको क्या बोला था? Ramachandran plot. Rank among the most outstanding contribution in structure biology. He was born on 8 October 1922. ये born कब हुआ थे? 8 अक्टूबर 1922 को इनका जन्म हुआ था in a small town not far from Cochin on the southern west coast of India. His father was a professor of mathematics at local college and thus had considerable influence in shaping Ramachandran's interest in mathematics. After complete his school years, Ramachandran graduated in 1942 as the top ranking student in BSc Honors Physics course of University of Madras. He received a PhD from Cambridge University in 1949. While at Cambridge, Ramachandran met Linus Pauling and was deeply influenced his publication on model of the alpha helix and beta sheet structure that directed his attention to solving the structure of collagen. फिर इनको कौन मिला था? लीनियस पावलिंग. उन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीटेड स्ट्रक्चर दैट डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन. He passed away at the age of 78 on April 7, 2001. इनकी डेथ कब हुई थी? 78 की एज में हुई थी ऑन 7 अप्रैल 2001 में. नाउ अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं एनसीईआरटी से. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. अब इसमें टॉपिक क्या क्या है? व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है. चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जब आप अपने आसपास देखते हो तब आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप्स की सेल्स देखने के लिए मिलती है. यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क यूर सेल्फ. अब वंडर हो के अपने आप से फिर पूछते हैं व्हाट इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग. ऐसा क्या है जो एक ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बना रहा है. और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग दैट डज नॉट हैव व्हिच अ लिविंग थिंग हैज. और ऐसी क्या चीज है जो नॉन लिविंग के पास नहीं है और लिविंग के पास है. द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बेसिक यूनिट सेल प्रेजेंट होती है जिससे सारे ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं और यही सेल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एब्सेंट होती है. दैट्स व्हाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग होते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे किससे बने हुए हैं? सेल्स हैं. सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स एंड आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर. जो सिंगल सेल से बने हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. वाइल अदर्स लाइक अस, जैसे कि हम लोग हैं, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स. मेनी सेल्स, हम लोग बहुत सारी सेल्स से बने हुए हैं, आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. उनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जो सिंगल सेल से बना हुआ है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जो मल्टी सेल से बना हुआ है या फिर मैनी सेल से बना हुआ है. नाउ 8.1 व्हाट इज अ सेल. सेल क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किस किस चीज के लिए कैपेबल है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं वो. एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. जितने भी एसेंशियल फंक्शन है उनकी लाइफ के वो सिंगल सेल से परफॉर्म करते हैं. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. अगर सेल के स्ट्रक्चर में जरा सी भी या फिर कुछ भी मिसिंग हुआ तो वो सेल वो इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं कर पाएगा और वो जितने भी उसके एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है लाइफ के वो नहीं कर पाएगा. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all organism. इसीलिए सेल हमारी जो है वो क्या है? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की. फोकस्ड यहाँ पे फोकस कीजिए, ये बोल रहा है ऑल लिविंग
organisms. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. अब आपको ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर करना है कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था और एंटन वॉन लिवेनहुक ने जो किया था आपकी लाइव सेल को डिस्कवर किया था. ठीक है. एंटन वॉन लिवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल. नाउ 8.2 Cell theory. In 1838, Matthias Skelton, a German botanist, explained a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells. जितने भी plants है वो different different kinds of cells से बने हुए हैं which form the tissue of plant. ऑब्वियस है, हमने छोटी क्लासों में 9th में पढ़ाई है कि जो सेल्स मिल के क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है. At about the same time, Theodore Swan, 1839, a British zoologist, studied different type of animal cells and reported that cell had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. और थियोडर स्वान ने बताया था कि जो एनिमल सेल है उसके बाहर एक थीन सी आउटर लेयर प्रेजेंट होती है जिसको आज हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर cell membrane. He also concluded, based on his studies on plant tissue, that the presence of cell wall is a unique character of plant. और उन्होंने ये भी बताया था कि जो प्लांट सेल की जो आउटर थिक सी कवरिंग होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं. On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that bodies of एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. इस बेसिस पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था कि जो एनिमल और प्लांट की बॉडी है वो सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है. स्केल्टन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. पहले तो इन्होंने सेपरेटली वर्क किया था, फिर उन्होंने टुगेदर एक सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया. This theory, however, did not explain as how new cells were formed. इस सेल थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे न्यू सेल फॉर्म हो रही है. Rudolf Virchow, the another scientist, in 1855 first explained that cell divide and new cells are formed from प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इन्होंने बताया था कि आपकी न्यू सेल कैसे बनती है, जो आपकी पुरानी सेल डिवाइड करेगी उससे आपकी न्यू सेल फॉर्म होगी. उसके लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था. ये स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछा गया है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, और इन साइंटिस्ट का नाम भी काफ़ी बार पूछा गया है नीट में. He modified the hypothesis of Skelton and Swan to give the cell theory a final shape. The cell theory as understood today is. Rudolf Virchow ने दोनों साइंटिस्ट की सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था. All living organisms are composed of cell and product of cell. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बने हुए. All cells arise from pre-existing cells. जितनी भी सेल नई बन रही है वो कि कौन सी सेल से बन रही है, जो पुरानी सेल है आपकी pre-existing सेल से. An overview of cell. अब सेल के ओवरव्यू के बारे में पढ़ते हैं. You have earlier observed cell in an onion peel. Onion peel की बात कर रहे हैं तो obviously plant cell के बारे में हम बात कर रहे हैं. और ह्यूमन चिक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप. ह्यूमन चिक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस हम एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं. लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर. अब इनके आपको स्ट्रक्चर रिकलेक्ट करना है. द ऑनियन सेल विच इज अ टाइपिकल प्लांट सेल. ऑनियन सेल क्या है आपकी, प्लांट सेल. हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री. प्लांट सेल है तो ऑब्वियस से उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी. एंड जस्ट विथ इन इट द सेल मेम्ब्रेन. और सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है. The cell of human chick have an outer membrane as delimiting structure of the cell.
Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. हर एक सेल के अंदर आपको देखने के मिलेगा और डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विद इन इट. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं. टर्न्स कंटेन द जेनेटिक मटेरियल. और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए. सेल दैट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस की बाउंड्री होती है, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. वेयर सेल्स दैट लेक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक. जिस सेल में न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं होती है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell. Semi-fluid करके एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स. प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट. इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती है ताकि सेल को लिविंग स्टेट में रखा जा सके. Besides the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure called organelles, like the endoplasmic reticulum, in short ER, the Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, and vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane-bound organelles. प्रोकैरियोटिक सेल के पास ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. अब ये एक्सेप्शन है कि राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है. फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक. और ये आपको दोनों सेल में दिखने के लिए मिलते हैं. प्रोकैरियोटिक में भी देखने के लिए मिलेंगे और यूकैरियोटिक में भी देखने के लिए मिलेंगे. Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm. ये सिर्फ आपको साइटोप्लाज्म में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट ऑल्सो विद इन टू ऑर्गेनल. दो ऑर्गेनल ऐसे और हैं जिसमें आपको राइबोसोम्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑन रफ ईआर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Animal cell contain another non-membrane bound organelle called centrosome which help in cell division. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि एनिमल सेल में ऐसा कौन सा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है. तो इसको मार्क करेंगे आप लोग. अब हम सेल के शेप और साइज के बारे में पढ़ेंगे. सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज. Figure 8.1, for example, mycoplasma. The smallest cell are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7.0 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. उनके शेप में क्या करती है? वेराई करती रहती है. दे में भी डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमिनार हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है और इवन इरेगुलर भी हो सकती है. ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैं अब रीड करने जा रही हूँ. द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म. सेल जो फंक्शन परफॉर्म करती है उस हिसाब से उसका जो शेप होता है वो वेरी करता रहता है. तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा पूरा चैप्टर. इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड होगा. Like, subscribe and share as much as you can, and thanks for watching.